जस्ट कीप बाइंग पुस्तक का विस्तृत सारांश। नमस्ते और स्वागत है बुक्स एफएम में, जहां किताबें बोलती हैं और ज्ञान चलता है। सुनते चलो। निक मकजूली की पुस्तक जस्ट कीप बाइंग का मुख्य संदेश है कि हमें अपने निवेश को जितना जल्दी हो सके शुरू करके नियमित रूप से बढ़ाते रहना चाहिए। पुस्तक के अनुसार अधिकतर निवेश सफलता का 90% हिस्सा इसी रणनीति, समय रहते इंडेक्स फंड में निवेश करना, से आता है। इसका उद्देश्य सरल है: अधिक से अधिक, जल्दी से जल्दी, नियमित रूप से निवेश करें और बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता न करें। पुस्तक 2 भागों में बंटी है। पहले भाग में बचत संबंधी सलाह है और दूसरे में निवेश संबंधी सुझाव। लेखक ने अपने अनुभव और शोध से सिद्ध किया है कि अधिक बचत करना हमेशा बेहतर नहीं होता और पारंपरिक वित्तीय सलाह, जैसे हमेशा खर्च घटाना या बाजार में गिरावट आने पर निवेश करना, अक्सर असफल सिद्ध होती है। अध्याय 1, आप कहां से शुरू करें। पहले अध्याय में लेखक बताता है कि बचत और निवेश का अनुपात आपके वर्तमान वित्तीय स्तर पर निर्भर करता है। सेव इन्वेस्ट कंटिन्यूअम। जिनके पास कम पूंजी होती है उन्हें पहले बचत बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। जिनके पास पर्याप्त धन हो गया है उन्हें निवेश की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेखक स्वयं के अनुभव से बताते हैं कि उन्होंने अपनी आय और खर्च का ध्यान न रखकर केवल निवेश रणनीतियों में उलझकर गलतियां की। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास मामूली बचत है तो महंगे स्टॉक्स खरीदने से पहले आपातकालीन फंड तैयार करें। संक्षेप में, वित्तीय प्राथमिकताएं आपके संसाधनों पर निर्भर करती हैं। कम संसाधन होने पर बचत जरूरी है, अधिक होने पर निवेश पर। अध्याय 2, आपको कितना बचत करना चाहिए। इस अध्याय में बताया गया है कि अधिकतर लोगों को अपने अनुमान से कम बचत से ही काम चल जाता है। कठोर नियम, जैसे हमेशा आय का फिक्स प्रतिशत बचाएं, पुरानी धारणाएं हैं। शोध से पता चलता है कि कई रिटायर होने वाले लोग अपनी बचत खर्च नहीं कर पाते और वे अपने वारिसों को पैसा छोड़कर जाते हैं। इसीलिए लेखिका कहते हैं कि बचत की चिंता करने के बजाय अपने मौजूदा बजट के हिसाब से लचीले तौर पर बचत करें। आदर्श है कि आप जो बचा सकते हैं उतना ही बचाएं, कड़ाई से नियमों की परवाह किए बिना। उदाहरण के लिए, अगर आपको अचानक तनख्वाह बढ़ जाती है तो पारंपरिक 20% नियम के बजाय जितना सुविधा हो उतना उसी अनुपात में बचत करना बेहतर है। अध्याय 3, अधिक कैसे बचाएं। तीसरे अध्याय में बताया गया है कि सिर्फ खर्च घटाने से अमीर बनना मुश्किल है। इसके बजाय आय बढ़ाने पर ध्यान दें। लेखक 5 तरीके सुझाते हैं। अपने समय विशेषज्ञता बेचना, जैसे पार्ट टाइम काम, कौशल या सेवाएं बेचकर फ्रीलांसिंग, शिक्षण देना, ऑनलाइन कोर्स या वर्कशॉप, प्रोडक्ट बेचना, डिजिटल फिजिकल, कॉरपोरेट सीढ़ी चढ़ना। आय बढ़ने से कुल बचत बढ़ती है क्योंकि जरूरी खर्च आय का प्रतिशत कम हो जाता है। लेखक उदाहरण देते हैं, यदि आप किसी नए कौशल सीखकर सैलरी बढ़ा लेते हैं तो आपकी बचत स्वतः बढ़ जाएगी। साथ ही एक मालिकाना मानसिकता अपनाकर ऐसी संपत्तियां हासिल करें जो आय उत्पादन करें, यानी मेहनत के बजाय पूंजी और संपत्ति के माध्यम से धन बनाएं। अध्याय 4, अपराध बोध मुक्त रूप से पैसे कैसे खर्च करें। चौथे अध्याय में बताया गया है कि खर्च करते समय 2 चरम, अत्यधिक खर्चीला जेम्स और अत्यधिक कंजूसी वाले डेनिस, दोनों ही सही नहीं हैं। लेखक ने 2 गुणा नियम रखा है। जब भी आप कोई महंगी चीज खरीदें, उसी मूल्य राशि जितना निवेश भी करें। उदाहरण के लिए, अगर आपने 30,000 रुपए के हेडफोन लिए तो अतिरिक्त 30,000 रुपए सामान या उससे अधिक शेयरों में लगाएं। इस तरह खर्च करने पर अपराध बोध कम होगा और आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा। दूसरी मुख्य बात है दीर्घकालीन संतोष, फुलफिलमेंट पर खर्च करना। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति के लिए सही खर्च करने का तरीका अलग है। खर्च ऐसी चीजों पर करें जो आपको लंबे समय में खुशी दें, जैसे यादगार अनुभव, अपने कौशल में सुधार, नए कोर्स, लाइसेंस
या दूसरों की मदद करके संतुष्टि। डैनियल पिंक के सिद्धांत स्वायत्तता, दक्षता, उद्देश्य के अनुसार खर्च करें। फिर अपने खर्चों का फैसला आत्मनिरीक्षण से करें ताकि आप जीवन का आनंद ले सकें बिना भविष्य की तैयारी छोड़े। अध्याय 5, लाइफस्टाइल क्रीप की कितनी अनुमति है। यहां लाइफस्टाइल क्रीप की अवधारणा समझाई गई है। जैसे आपकी आय बढ़े तो खर्च भी बढ़ जाता है। थोड़ी लाइफस्टाइल बढ़ोतरी ठीक है, लेकिन अति से बचें। इतिहास में वंडरबिल्ट परिवार इसका उदाहरण है, जहां भव्य जीवन ने विरासत नष्ट कर दी। लेखक सुझाव देते हैं कि आने वाली आय वृद्धि बोनस वेतन बढ़ोतरी का लगभग 50% बचाएं और 50% खर्च करें। इस 50% नियम से संतुलन बना रहता है। आप वर्तमान में अपने लिए खर्च कर सकते हैं, लेकिन 50% भविष्य की सुरक्षा के लिए बचा रहे। उदाहरण के लिए, अगर आपकी नौकरी में 50,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई तो लगभग 25,000 रुपए अतिरिक्त खर्च करें और 25,000 रुपए जमा करें। इससे रिटायरमेंट के लिए बचत भी समय पर हो जाएगी। अध्याय 6, क्या आपको कभी आरंड लेना चाहिए? इस अध्याय में आरंड के बारे में परिभ्रमण किया गया है। लेखक कहते हैं कि आरंड हमेशा बुरा नहीं होता, जैसा प्रकृति में बेट हेड्जिंग दिखती है। यदि सही तरीके से उपयोग करें तो आरंड जोखिम कम करने या बेहतर रिटर्न के लिए उपयोगी हो सकता है। उदाहरण स्वरूप, यदि आपके पास तत्काल फंड नहीं है तो क्रेडिट कार्ड आरंड, उच्च ब्याज वाला, भी अस्थायी तरलता के लिए काम आ सकता है, बशर्ते आप समय पर चुका दें। दूसरे मामले में एजुकेशन लोन या बिजनेस लोन लेना समझदारी हो सकती है यदि उससे आपकी आय बढ़ने की संभावना हो। कुल मिलाकर आरंड 2 कारणों से लिया जा सकता है। 1, आपातकालीन स्थिति में जोखिम कम करना, और 2, उच्च रिटर्न के अवसर जैसे शिक्षा का लाभ उठाना। अध्याय 7, किराए पर लेना चाहिए या खरीदना। यहां घर खरीदने और किराए की तुलना की गई है। घर खरीदते समय एक मुश्त खर्च होते हैं, डाउन पेमेंट 3 से 20% घर की कीमत, और क्लोजिंग कॉस्ट 2 से 5%, एजेंट फीस सहित 3 से 6%। बाद में रेंट, टैक्स, रख रखाव 1 से 2% प्रति साल, और बीमा भी देने पड़ते हैं। दूसरी ओर किराए पर रहने में मासिक खर्च स्थिर रहता है, लेकिन भविष्य में किराया बढ़ सकता है। निवेश के दृष्टिकोण से घर आमतौर पर शेयर बाजार जितना रिटर्न नहीं देता। घर खरीदना भावनात्मक फैसला है, लेकिन इसके लिए यह समय देखें। यदि आप 10 साल से अधिक तक उसी जगह रह सकते हैं, 20% डाउन पेमेंट दे सकते हैं, और कुल आरंड के अनुपात DTI 43% से कम है, तभी घर खरीदना समझदारी हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एक स्थिर नौकरी है और आप अगले दशक वहीं रहना चाहते हैं, तो घर खरीदना मतलब रख रखाव के साथ स्थिर रहने का विकल्प है। अन्यथा निवेश करने के लिए पैसा जुटाने हेतु किराया लेना ही बेहतर होता है। अध्याय 8, डाउन पेमेंट या बड़ी खरीद के लिए कैसे बचाएं। जब आपको घर का डाउन पेमेंट या कार जैसी बड़ी खरीद करनी हो तो समयावधि, टाइम होराइजन से तय करें कि पैसे कहां रखें। सामान्यतः 3 साल या उससे कम की जरूरत के लिए नकदी में रखना सुरक्षित होता है। मुद्रास्फीति हो तो थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन उदाहरणतः 1 लाख प्रति माह बचाकर 24 लाख जुटाने में लगभग 24 महीने लगेंगे। मुद्रास्फीति के कारण शायद 25 महीने। इससे आपको निश्चिंतता मिलती है। यदि लक्ष्य 3 से 10 साल दूर हो तो बॉन्ड में निवेश करने से थोड़ी बेहतर रिटर्न मिल सकती है, क्योंकि बॉन्ड मुद्रास्फीति से मुकाबला करते हैं। लेकिन अगर लक्ष्य 10 साल से भी दूर है तो हिस्सेदारी बाजार की ओर रुख करें। अध्याय 9, आप कब रिटायर हो सकते हैं। इसमें रिटायरमेंट की तैयारी के बारे में बताया गया है। सबसे प्रचलित सुझाव 4% नियम है। एक तटस्थ पोर्टफोलियो से आप वार्षिक खर्च का 4% तक निकाल सकते हैं, जिससे लगभग 30 साल तक फंड खत्म नहीं होता। इसका मतलब है कि रिटायर होने के लिए आपको अपनी पहली वर्ष की खर्च जैसे 40 लाख रुपए का 25 गुना 10 करोड़ रुपए बचाने की जरूरत है। लेकिन लेखक याद दिलाते हैं कि रिटायरमेंट सिर्फ पैसों का मामला नहीं है। कई बार लोग काम छोड़ने के बाद सामाजिक
और आत्मिक रूप से उलझन में रहते हैं। इसलिए वित्तीय लक्ष्य के साथ साथ अपने अवकाश के बाद कैसे जीवन व्यतीत करेंगे, इसका भी ध्यान रखें। अध्याय 10, आपको निवेश क्यों करना चाहिए। इसमें 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। 1, भविष्य के लिए बचत। आप एक दिन बूढ़े होंगे और तब कम या नहीं काम करना चाहेंगे, इसलिए आज कमाई का हिस्सा जमा करके भविष्य के स्वयं के लिए रखें। शोध से पता चला है कि अपने वृद्ध आत्मा की कल्पना करने से लोग अधिक बचत करते हैं। दूसरी, मुद्रास्फीति से रक्षा। समय के साथ कीमतें बढ़ती रहती हैं। नकदी बैंक में रखोगे तो महंगाई आपको पीछे छोड़ देगी, लेकिन शेयर और बॉन्ड आपकी पूंजी का मूल्य बढ़ा सकते हैं। तीसरा, मानव पूंजी का वित्तीय पूंजी से प्रतिस्थापन। हमारी स्किल्स और काम करने की क्षमता, मानव पूंजी, उम्र के साथ कम होती जाती है। निवेश करके हम वित्तीय पूंजी बनाते हैं जो नौकरी के खत्म होने पर हमारी आमदनी बन जाती है। अध्याय 11, आप क्या में निवेश करें। यहां बताया गया है कि अमीरी पाने के कई रास्ते हैं और एकल तरीका नहीं। लेखिका कहते हैं कि विभिन्न आय सृजन संपत्तियों में निवेश करें, जैसे शेयर, स्टॉक्स, लंबी अवधि में 8 से 10% प्रतिवर्ष रिटर्न, आसानी से बाजार में निवेश, बॉन्ड्स, लगभग 2 से 4% प्रतिवर्ष, कम उतार चढ़ाव, रीट, REITs, रियल एस्टेट में पैसा लगाएं बिना प्रॉपर्टी संभाले, अनुमानित 10 से 12% रिटर्न, फार्मलैंड, लगभग 7 से 9% रिटर्न, मुद्रास्फीति से सुरक्षा। छोटे व्यवसाय, स्मॉल बिजनेस, निवेश करके 20 से 25% तक रिटर्न मिल सकता है। रॉयल्टीज, जैसे संगीत पुस्तक के रॉयल्टी 5 से 20% तक निश्चित आय देती है। उदाहरण के लिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में 10 लाख रुपए लगाने पर औसतन 10 से 12% प्रतिवर्ष लाभ हो सकता है, जबकि सरकारी बॉन्ड से 3% मिलता है। विभिन्न विकल्प चुनकर जोखिम का संतुलन बनाया जाता है। अध्याय 12, व्यक्तिगत स्टॉक्स क्यों नहीं खरीदें। इसमें बताया गया है कि व्यक्तिगत शेयर चुनने में भावनात्मक और आर्थिक खतरे हैं। लेखक ने गेमस्टॉप, GME निवेश का उदाहरण दिया, जिसमें उनका दोस्त जल्दी लाभ कमाकर खो बैठा, दिखाता है कि इमोशनल ट्रेडिंग फंस सकती है। इसके अलावा अधिकांश फंड मैनेजर भी बाजार को हराते नहीं। 75% से ज्यादा फंड 5 साल में मार्केट से पीछे रहते हैं। एक और समस्या है कि बहुत कम स्टॉक्स पूरे बाजार की ग्रोथ का ज्यादातर हिस्सा देते हैं। इसलिए लेखक का सुझाव है, इंडेक्स फंड में निवेश करें, व्यक्तिगत शेयर नहीं। इससे आप मार्केट के औसत रिटर्न पा सकते हैं, बिना विशेषज्ञता के दबाव के। अध्याय 13, आपको कितनी जल्दी निवेश करना चाहिए। यह अध्याय बताता है कि जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी निवेश करना चाहिए। ऐतिहासिक डेटा से पता चलता है कि स्टॉक मार्केट अधिकांश समय ऊपर जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप पैसा हाथ में आने पर तुरंत बाजार में लगा दें तो दीर्घकाल में फायदा होगा। देर करने की रणनीतियां, जैसे अधिक अच्छा अवसर आने का इंतजार, औसत से कम लाभ देती हैं। उदाहरण के लिए, यह सिद्ध हो चुका है कि अब डालो, बाय नाउ रणनीति पूरी पूंजी तुरंत लगाने से अक्सर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, नियमित निवेश से बेहतर है। लंबी प्रतीक्षा आपको अक्सर महंगे रेट पर खरीदने को मजबूर करती है। इसलिए लेखक कहता है, समय मार्केट का अनुकूल है, उसे बर्बाद मत करिए। अध्याय 14, गिरावट का इंतजार क्यों नहीं करें। यहां दाखिल किया गया है कि मंडी में दाम गिरने पर ही निवेश करना, बाय डिप, अक्सर बेवकूफी है। अध्ययन के अनुसार अगर आप हर महीने थोड़ा पैसा नियमित रूप से निवेश करते, DCA, तो बेहतर रिटर्न मिलेगा बनिस्बत इसके कि आप ठीक वह पल चुनकर दाम गिरने पर निवेश करें। दरअसल इतिहास में गिरावट के दौरान खरीदने की रणनीति ने भी
अपेक्षा से कमजोर प्रदर्शन दिखाया है। बहुत सारे लोगों के लिए डीसीए ने 70% से अधिक समय बेहतर रिटर्न दिया है। लेखक बताता है कि बड़े निराशावादी स्तर जैसे 30%, 50% आए तो हाँ, निवेशकों को फायदा हुआ, लेकिन ज्यादातर समय छोटी गिरावटों के लिए इंतजार ने उन्हें बढ़त से वंचित किया। अतः बाजार के डिप का इंतजार करने की तुलना में जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी निवेश करना लाभदायक है। अध्याय 15, निवेश किस्मत पर क्यों निर्भर करता है। इसमें समझाया गया है कि निवेश में नतीजे में भाग्य की बड़ी भूमिका होती है। लेखक ने स्टीफन किंग और उनके छद्म नाम रिचर्ड बाकमैन की कहानी सुनाई, जिसमें दो अलग व्यावसायिक पहचान ने अलग सफलता हासिल की। यह दिखाता है कि कभी कभी आपको सही समय पर सही स्थिति मिलती है, जो भाग्य जैसा है। एक उदाहरण, यदि आप 10 साल के निवेश काल में अच्छे वक्त पर और बुरे वक्त पर लॉन्ग हो और शॉर्ट हो जाते हैं, तो रिटर्न में 20% तक का अंतर आ सकता है। लेखक निष्कर्ष निकलते हैं कि अच्छा भाग्य जैसे समय और आर्थिक परिस्थितियां निवेश में मायने रखता है, लेकिन चूंकि हम भाग्य नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर है कि हम नियमित निवेश पर ध्यान दें और छोटे बदलावों का भय त्याग दें। अध्याय 16, उतार चढ़ाव से क्यों न डरें। यह अध्याय बताता है कि वॉलेटिलिटी, मंडी में गिरावटें और उछाल को निवेश का हिस्सा समझना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए। लेखक ने फेडेक्स के संस्थापक फेडरल स्मिथ की कहानी सुनाई, जिन्होंने अपने शेष पैसे, यहां तक कि $5,000 कसीनो में लगाकर $27,000 बचाए। यह दिखाता है कि कभी कभी कुछ न करने का जोखिम ज्यादा होता है। आंकड़ों के अनुसार 1950 के बाद से अमेरिकी स्टॉक्स की औसत सालाना घटाव 13.7% रही है। इसका मतलब यह है कि सालाना लगभग 15% तक गिरावट को सहना चाहिए। असल में अगर आप हर बार 5% से ऊपर की गिरावट को सहन नहीं करते, तो बाजार के अधिकांश सालों की बढ़त से वंचित रह जाएंगे। लेखक निष्कर्ष देते हैं कि थोड़ी गिरावट सहने के लिए तैयार रहें, क्योंकि यही निवेश में प्रवेश की शुल्क है। लंबे समय में 15% तक की गिरावट अस्वीकार करने वाले पोर्टफोलियो की तुलना में जोखिम लेकर वही धन अधिक बढ़ता है। अध्याय 17, संकट के दौरान कैसे खरीदें। यह अध्याय बताता है कि आर्थिक मंदी के वक्त भी निवेश करने में अवसर छिपे होते हैं। लेखक ने कोविड-19 क्रैश मार्च 2020 के दौरान की अपनी घटना बताई और बाजार में मची घबराहट के बीच फूल बेचने वाले को काम करता देखा। इससे सीख मिली, इतिहास में जब बाजार डूबता है तब खरीदना मुनाफेदार अवसर बन जाता है। जैसी बैरन रॉथस्चाइल्ड की मशहूर सलाह है, जब सड़क पर खून बह रहा हो तब खरीदो। शोध से पता चला है कि भारी गिरावट जैसे 30% या 50% के बाद अगले कुछ वर्षों में औसतन 10 से 25% तक अच्छा रिटर्न आया है। उदाहरण के लिए, यदि बाजार 50% नीचे गया तो अगले साल औसतन 25% मुनाफा मिला। इसलिए लेखक कहते हैं कि डरने की बजाय अवसर देखें। यदि आपके पास निवेश के लिए नकदी है तो गिरावट को बेहतरीन खरीदने का मौका समझें, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से इसने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। अध्याय 18, आपको कब बेच देना चाहिए। जस्ट कीप बाइंग की नीति में बेचने से बचना और खरीदते रहना ही आदर्श है। फिर भी कभी कभी बचत के लिए बेचनी पड़ सकती है। लेखक बताते हैं कि 3 स्थितियों में ही शेयर बेचना चाहिए। 1, अपने पोर्टफोलियो का संतुलन रीबैलेंसिंग करना हो। 2, किसी एक स्टॉक या सेक्टर में बहुत अधिक जमा हो गया हो या वह कमजोर दिख रहा हो। और 3, अचानक बड़ी वित्तीय जरूरत हो, जैसे शादी या इमरजेंसी। इन स्थितियों को तय करके आप भावनात्मक निर्णयों से बच सकते हैं। अन्यथा शेयर को लंबे समय तक पकड़े रहने की सलाह दी जाती है। बेंचमार्क, हिसाब और रणनीति पहले से तय कर लें, ताकि फोमो, चूक जाने का भय या घाटे का डर आपको गलत समय पर बेचने पर मजबूर न करे। अध्याय 19, आपको कहां निवेश करना चाहिए। यह अध्याय टैक्स सेविंग खाते जैसे 401 के IRA और टैक्सेबल खाते के बीच निर्णय की बात करता है। सबसे पहले
401 के या उसके समकक्ष जैसे भारत में ईपीएफ, पीपीएफ, ईएलएसएस में कम से कम एम्प्लॉयर मैच तक योगदान करना सुनिश्चित करें। लेकिन लेखक कहते हैं कि अपने 401 को अधिकतम तक भरना हमेशा सही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ 401 के योजनाओं में उच्च शुल्क होते हैं और पैसे टैक्स डिफर्ड होने पर लॉक हो जाते हैं। इसलिए आम सलाह है कि सिर्फ मैच तक निवेश करें और फिर अन्य विकल्प देखें। इसके अलावा रॉथ पोस्ट टैक्स वर्सेस ट्रेडिशनल प्री टैक्स के बीच फैसला व्यक्तिगत भविष्य के टैक्स रेट पर निर्भर करता है। सरल भाषा में, यदि आपको लगता है कि वर्तमान में आपकी टैक्स दर रिटायरमेंट में से भी कम है, तो रॉथ विकल्प बेहतर हो सकता है क्योंकि आप कम टैक्स चूक रहे हैं। अगर विपरीत लगता है तो ट्रेडिशनल बेहतर है। लेखक सलाह देते हैं कि बेहतर होगा दोनों विकल्पों में कुछ योगदान करके टैक्स की विविधता रखना। अंत में संपत्ति एलोकेशन की बात आती है। उच्च विकास वाले निवेश जैसे स्टॉक्स को टैक्स छूट खाते 401 के आईआरए में रखें, जबकि स्थिर आय वाले जैसे बॉन्ड को टैक्सेबल खाते में रख सकते हैं। कुल मिलाकर हर निवेश निर्णय को अपने कर और लंबी अवधि के लक्ष्यों के अनुसार सोच समझ कर लें। अध्याय 20, आपको कभी भी अमीर महसूस क्यों नहीं होगा। यह अध्याय बताता है कि धन की अनुभूति हमेशा सापेक्ष होती है। लेखक ने जैक विटेकर की कहानी कही, जो पहले से ही करोड़पति थे और फिर लॉटरी में करोड़पति बने, फिर भी उनकी जिंदगी पटरी से उतर गई। यह बताता है कि चाहे कितना पैसा आए, मन हमेशा और चाहता है। उनके दोस्त जॉन और उच्च वर्गीय लोगों के उदाहरण से सिद्ध होता है कि हमेशा से किसी और के मुकाबले खुद को कम मानना मानव स्वभाव है। आर्थिक संदर्भ में देखा जाए तो आप शायद पहले से ही दुनिया के शीर्ष अमीरों में हैं। क्रेडिट स्विस की रैंकिंग के अनुसार यदि आपकी कुल संपत्ति $93,170 लगभग 75 लाख रुपए से अधिक है, तो आप वैश्विक टॉप 10% में हैं। फिर भी ज्यादातर लोग खुद को गरीब या औसत ही महसूस करते रहते हैं क्योंकि हम उन लोगों से तुलना करते हैं जिनसे भी ज्यादा हैं। इसलिए किताब सिखाती है, धन की महसूस करने की प्रक्रिया अंतहीन है। आप कभी पूर्ण अमीरी महसूस नहीं कर पाएंगे। अध्याय 21, सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति। अंतिम अध्याय में समय को सबसे कीमती संपत्ति बताया गया है। पीटर एटिया की प्रयोगणा याद दिलाती है कि अधिकांश लोग अब की उम्र पैसे के लिए नहीं बदलेंगे, यानी जीवन का समय पैसे से बढ़कर है। लेखक ने दशरथ मंजी की कहानी सुनाई, जिन्होंने 22 वर्षों में पहाड़ काटकर गांव वालों के लिए रास्ता बनाया। इस उदाहरण से सिद्ध होता है कि कठिन परिश्रम और समय दीजिए तो बदलाव लाया जा सकता है, जबकि पैसा कभी वापस नहीं आता। लेखक स्वयं के अनुभव साझा करते हैं कि उन्होंने युवावस्था में पैसे पर ध्यान दिया, पर समय गंवा दिया और बाद में पछताया। अंततः संदेश है, समय अमूल्य है। हमें युवावस्था में अपने कौशल और समय को बुद्धिमानी से निवेश करना चाहिए ताकि बाद में अफसोस न हो। लेखक की प्रमुख निवेश रणनीतियां। नियमित और जल्दी निवेश। जैसा कि कहा गया है, जितनी जल्दी हो सके अपनी बचत का सबसे बड़ा हिस्सा इंडेक्स फंड या विविध पोर्टफोलियो में लगाएं। लंबी प्रतीक्षा बाजार की सामान्य वृद्धि के अवसर से वंचित रखती है। आय बढ़ाए, खर्च घटाए। केवल खर्च कम करने पर निर्भर न रहें। आय बढ़ाने, नौकरी बढ़ोतरी, अतिरिक्त प्रोजेक्ट आदि पर काम करें। खर्च का कटौती सीमित लाभ दे सकती है, पर आय बढ़ने से बचत असीमित बढ़ती है। 2 बार नियम। किसी भी महंगी खरीद के लिए खर्च बराबर की राशि का निवेश करें। यह आपके खर्च को संतुलित करता है और अपराध बोध दूर रखता है। 50% लाइफस्टाइल नियम। अपनी आय बढ़ोतरी का लगभग आधा ही खर्च करें और आधा बचत करें। इस नियम से वर्तमान जीवन का आनंद भी लिया जा सके और भविष्य की तैयारी भी हो। विविधीकरण। निवेश को एक ही जगह न बांधे। शेयर्स के साथ बॉन्ड, रियल एस्टेट, आरईआईटीज, छोटी कंपनियां, रॉयल्टी आदि में डालें। इससे जोखिम बढ़ता है और विविध स्रोतों से आय सुनिश्चित होती है। इंडेक्स फंड का इस्तेमाल। व्यक्तिगत स्टॉक चुनने की बजाय मार्केट इंडेक्स
जैसे S&P 500 में निवेश करें। इससे फंड मैनेजरों के प्रदर्शन का पिछड़ जाना सिद्धांत लागू हो जाता है। 401 के रोत रणनीति। पहले एम्प्लॉयर के मैच तक योगदान दें, लेकिन अधिक शुल्क वाले प्री टैक्स खातों में पूरा पैसा न फंसाइए। टैक्स रेट को देखते हुए रोत या ट्रेडिशनल चुनें। कर्ज प्रबंधन। हाई ब्याज वाले कर्ज, क्रेडिट कार्ड आदि से बचें, मगर समझदारी से उपयोग होने वाला कर्ज जैसे सस्ते ब्याज पर एजुकेशन लोन या बिजनेस लोन भविष्य के रिटर्न के लिए कारगर हो सकता है। आपातकालीन फंड। जीवन की अनिश्चितताओं के लिए कुछ नकदी निहित रखें, बेट हेडजिंग की तरह। पूरी तरह शेयर मार्केट पर भरोसा न करें। बचत का भय। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें बहुत बचत करनी चाहिए, लेकिन डेटा दिखाता है कि यह चिंता अक्सर बेकार है। जैसे अध्याय 2 में बताया गया, आरमान के पीछे भागने से वर्तमान जीवन की खुशियां छिन सकती हैं। भावनात्मक निवेश। डर, बिकने का डर, मिस आउट का डर अधिक प्रभावित करता है। जैसे चैप्टर 18 में बताया गया, निवेशक अक्सर फोमो और गिरावट के डर में भावनात्मक रूप से गलत निर्णय लेते हैं। समाधान है पूर्व निर्धारित नियम। कब बेचेंगे, कब और कितना निवेश करेंगे तय कर लें। समय का महत्व। समय को मापदंड माने, न कि धन को। अध्याय 21 में दशरथ मंझी का उदाहरण बताता है कि 22 साल कठिन परिश्रम ने गांव का नजार बदल दिया। पैसे को बदला जा सकता है, पर एक बार बीता समय वापस नहीं आता। बाजार का इतिहास। शोध दिखाता है कि ज्यादातर समय बाजार ऊपर गया है, इसलिए छोटे उतार चढ़ाव पर ध्यान दें या डरें नहीं। लंबी अवधि में बाजार की दिशा बढ़ती है। पुस्तक से सामान्य ज्ञान की सीखें। तनाव में आराम। वित्तीय निर्णय भावनाओं से नहीं, तथ्यों से लें। गिरावट में घबराने की बजाय रणनीति का पालन करें। सतत बढ़त। छोटी छोटी गिरावटों जैसे 10 से 15% पर अधिक चिंता करने की बजाय निवेश जारी रखें, क्योंकि वॉलेटिलिटी बिना जोखिम की यात्रा का हिस्सा है। विश्व परिप्रेक्ष्य। आप पहले से ही दुनिया के ऊपरी आर्थिक स्तर पर हो सकते हैं। अकेले अमीरी को लक्ष्य न बनाएं। $99,370 से अधिक नेटवर्थ पाने पर आप ग्लोब के टॉप 10% में हैं। समय का सदुपयोग। युवा अवस्था में करियर और कौशल पर ध्यान दें। पैसा बाद में आना है। समय को महत्व दें, क्योंकि वह वापस नहीं आता। सीखने की निरंतरता। वित्तीय ज्ञान अपडेटेड रखें। पुराने नियम जैसे 100% निवेश अब या हर महीने फिक्स बचत जब जरूरी हो बदलते मार्केट और आय के हिसाब से समझदारी से लागू करें। बुक्स FM। तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि बुक्स FM में ज्ञान कभी रुकता नहीं, बस चलता रहता है। यहाँ हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं बेस्ट सेलर किताबों के सार, प्रेरणादायक विचार और जिंदगी बदल देने वाले सबक, वो भी आसान और दिलचस्प अंदाज में। चाहे आप आत्मविकास, फाइनेंस, मनोविज्ञान या मोटिवेशन में रुचि रखते हो, बुक्स FM है हर जिज्ञासु दिमाग के लिए एक परफेक्ट जगह। हेडफोन लगाइए, किताबों को सुनिए, ग्राफ और हर दिन कुछ नया सीखिए। तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं